अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमारा है वो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, टू पार्ट्स हैं इसके, जिसमें हमने सिस्टम अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच को स्टडी करना है। सिस्टम अप्रोच क्या है? सिस्टम अप्रोच एंड बिहेवियरल अप्रोच। सिस्टम अप्रोच को क्या कहते हैं? सिस्टम अप्रोच में ये है कि जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं, जो पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसमें वो जो एंटायर स्ट्रक्चर होता है उसकी फंक्शनिंग को और उसके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी एंटायर फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसके ऊपर, उसको एनालाइज करते हैं उस पॉलिटिकल। हालांकि अगर वो किसी एक पॉलिटिकल इशू को भी स्टडी कर रहे होते हैं, के ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हों, तो उस पॉलिटिकल इशू के ऊपर रहते हुए भी जो एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम होता है आपका, एंटायर पॉलिटिकल फंक्शनिंग सिस्टम की फंक्शनिंग जो होती है उसको लाजमी कंसिडर करते हैं, उसको सामने रखते हुए उस इशू के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करते हैं और अपना थीसिस वगैरह वो पुट फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके अलावा क्या है, जो इसमें डेविड ईस्टन है, जो अमेरिकन राइटर है, उसने बुक लिखी थी 1953 में पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से। तो वो उन्होंने क्लेम किया चीज़ को कि उनकी जो बुक है वो ऑल जो उनकी तमाम इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं और उनके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करती है। ठीक है। और जो ईस्टन है, अकॉर्डिंग टू ईस्टन क्या कहते हैं? ईस्टन कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम का जो मेन मकसद होता है वो फॉर्मेशन होता है ऑफ पिक्यूलर सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्ट्रक्चर, कि जो बेस्ट सूट करता हो उस सोसाइटी के लिए। हर सोसाइटी का एक अपना सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, कल्चरल सिस्टम होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जब वो करते हैं तो लेकिन वो हर सोसाइटी का हर उसका जो है होते हैं उसके लिए डिफरेंट होता है, और उसके जो गोल्स होते हैं उस सोशो इकोनॉमिक जो आप सिस्टम बना रहे होते हैं या कल्चरल सिस्टम आपका जो आप फोर्स करते हैं बनाने के लिए, उसके गोल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट होते हैं, सबके सेम नहीं होते। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? वो फोस्टर करता है इंटीग्रेटेड सब सिस्टम विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, उसकी हदूद में रहते हुए ही एक जो है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम को आपको सामने पेश करता है। पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें आप रहते हुए उसको सोशो इकोनॉमिक कल्चरल उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। अच्छा, हमने जो अब तक पढ़ा है तो हमने बताया था कि आपको जो पॉलिटिकल साइंस होती है, पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि आपको 3 पिलर्स होते हैं इसके, स्टेट, गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ना। ठीक है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में आते जाएंगे, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उनमें हम पहले जो है हर जो कुछ हम पढ़ चुके हैं अब उनको एक अलग अलग सेपरेट करके उनको इन डिटेल स्टडी करेंगे। जिस तरह बिहेवियरल अप्रोच हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी इससे पिछले टॉपिक में भी मैंने आपको उसको थोड़ा सा टच किया था, तो इसी तरह से अब इनको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। स्टेट आएगी, गवर्नमेंट आएगी, स्टेट एंड गवर्नमेंट का कंपेरिजन होगा, इंडिविजुअलिज्म होगा, डिफरेंट थेरीज होंगी, उन सब को आप जो है ना रिसर्च उनके ऊपर हम स्टडी करेंगे, उनके ऊपर जो है हम उनको इन डेप्थली देखेंगे। तो अच्छा, ईस्टर्न था। अब डिस्कस करना हो उसकी आइडियल फंक्शन क्या है, इसका आइडियल फंक्शनिंग क्या है, आइडियल फंक्शन क्या है इसका। वो कहते हैं कि एवरी सिस्टम जो होता है, हर किस्म का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस जो पॉलिसी डिसीजन लेता है वो क्या होता है, वो ट्रांसलेशन होती है उसकी लॉज की और उसकी पॉलिसीज़ की। ठीक है, ये उसका आउटपुट होता है, ये आउटपुट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम होता है। अब इनपुट क्या होता है उसका? इनपुट में आप देखते हैं कि जो उसके डिसीजन मेकर्स होते हैं वो पॉलिसीज़ की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, उसकी डिमांड्स क्या हैं, ये डिपेंड करता है उस इंस्टीट्यूशन की फॉर्मुलेशन के ऊपर, उसकी प्रेजेंट जो इनकी डिमांड्स होती हैं और सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। नॉलेज जो होता है इसका इन सब चीज़ों को जो टर्म करता है देता है कि इनका इनपुट फंक्शन किया। आप उसको जब देखें ना, अब आपको पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक आउटपुट दे रहा है लॉ की शक्ल में और आपकी पॉलिसी की शक्ल में। अब उसका कोई इनपुट भी तो होगा ना जब आउटपुट आ रहा है। तो इनपुट क्या होता है? आपकी उस सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो डिमांड्स जो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंगली आप पॉलिसी स्केच करते हो, वो आपको उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हो। अब जो नेक्स्ट है इसमें आता है वो आपका इनपुट, आपका आउटपुट तो आपका आ गया, इनपुट आ गया। अब ये आउटपुट जो आपको इनपुट जो आपको मिलता है, जो आपको डिमांड्स आपको मिलती हैं उनके जिसके हिसाब से आप पॉलिसी स्केच करते हो, ये कहाँ से आप लेते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं? इसके लिए फीडबैक होता है। तो फीडबैक के लिए क्या होता है? फीडबैक फंक्शनिंग इसको कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। फीडबैक में ये होता है कि जो अपने खुद को इन्फॉर्म करने के लिए, खुद को अपडेट रखने के लिए उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली फीडबैक लिया जाता है कि लोगों की एक्चुअल में डिमांड्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके फीडबैक से पता चलता है ना। उसके अकॉर्डिंगली जो है आइडियल फंक्शनिंग के हिसाब से आइडियल फंक्शंस जो है स्केच किए जाते हैं, उनके हिसाब से जो है एक जो इंस्टीट्यूट होता है वो काम करता है। अच्छा, इसके अलावा
इसके ऊपर अल्मंड एंड पॉल जो थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर है। उन्होंने इसके लिए जो है एक 7 किस्म के डिफरेंट फंक्शंस दिए पॉलिटिकल सिस्टम के। तो उनके हिसाब से जो पॉलिटिकल एनालिसिस एंड कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स जो होती है, जो कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर, तो आपको क्या है पॉलिटिकल एनालिसिस करना होगा उसका और कॉर्पोरेटिव पॉलिटिक्स जो उसकी होगी उसको भी आपको जहन में लेना होगा। जो उसकी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है उसको आप जहन में रखते हुए उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लेते हुए आप उस स्पेसिफिक एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे। ये था हमने टच किया है, इसको इन डेप्थ स्टडी हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे। तो ये क्या था हमारा सिस्टम अप्रोच। अब बिहेवियरल अप्रोच क्या है। बिहेवियरल अप्रोच में इसकी जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज में क्या था, एक तो बिहेवियरल अप्रोच जो है इसने बहुत अहम किरदार अदा किया है पॉलिटिकल साइंस में, बल्कि हर जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें, कि उनकी जो रिसर्च कंडक्ट की जाती थी कि उनको साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर लेके आई है, साइंटिफिकली रिसर्च कंडक्ट की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल अप्रोच के वजह से ही हुआ है, क्योंकि इसका मेन फोकस ही साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर है, मेथड्स के ऊपर है। ठीक है, इसका जो पहले था कि पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी किया जाता था, पॉलिटिकल बिहेवियर किसका, वोटर का। अब इसमें अब ये होता है कि इसने जो क्या किया पॉलिटिकल आफ्टर 1960 इसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सपेंड कर गया इसका रेंज जो है एनालिसिस ऑफ वर्किंग इंस्टीट्यूशंस का। पहले इंडिविजुअल का बिहेवियर था, अब आप इंस्टीट्यूशंस जो है आपके उनका बिहेवियर देखते हो। हर इंस्टीट्यूशंस का एक बिहेवियर होता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल बिहेवियर होता है। इंडिविजुअल बिहेवियर जिस तरह हम कहते हैं कि फ़र्द मिल के ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप से माशरा बनता है, माशरे से माशरा मिल के एक सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटीज़ मिल के एक स्टेट बनती हैं या बनती हैं। इसी तरह से जो एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक इंडिविजुअल उनकी अप्रोच होती है, इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, और एक इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर होता है जो कि वो प्रिवेल कर रहा होता है बहुत अरसे से। उस बिहेवियर से वो हट नहीं सकते। ठीक है, जिस तरह से अगर हम एक इंस्टीट्यूशन है आपका, आर्मी है, उसका एक अलग, उसका अपना बिहेवियर है, उसका एक अपना एक पोस्चर है, जेस्चर है, वो उस बिहेवियर से जो उनका है, जो डिफेंस उनका जो मेन फोकस है, उससे वो नहीं हट सकते। चाहे ज़मीन आसमान इधर की उधर हो जाए, उनका जो काम है, जो उनका जो एक बिहेवियर उनका जो बनाया जाता है, तो उस चीज़ से वो आगे नहीं हट सकते। इसलिए अब इस बिहेवियर अप्रोच ने क्या कहा कि जो इंडिविजुअल की जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने के साथ साथ क्या है कि आप उस जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि अहम किरदार अदा करते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, उनके बिहेवियर को भी स्टडी करें। ठीक है, उनके बिहेवियर के ऊपर फोकस किया गया, एम्फेसाइज किया गया। अच्छा, अब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें देखा जाता है कि इसका जो फंक्शन स्ट्रक्चर कैसे बना, इसका स्ट्रक्चर उसके बिहेवियर के ऊपर, किस बिहेवियर के ऊपर, किस एटीट्यूड के ऊपर उसका स्ट्रक्चर बना, और उसकी जो फंक्शनिंग है वो किस चीज़ पे है, इन तमाम को एनालाइज किया जाता है। जो है उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल बिहेवियर्स होते हैं उनके साथ साथ इन तमाम चीज़ों को भी एनालाइज किया जाता है। अच्छा, बिहेवियरल अप्रोच को जो एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है वो ये है कि इसने, मैंने पहले कहा, साइंटिफिक मेथड को इस रिसर्च में कंडक्ट किया, रिसर्च में इंक्लूड किया। सोशल साइंसेज में बिहेवियरल अप्रोच को बहुत अहम किरदार अदा दिया गया, बहुत अहम किरदार अदा किया इसने। इसमें क्या है कि आप जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं इनमें आप रिस्पेक्ट ऑफ स्टडीज़, इंक्वायरी एंड एनालिसिस इन पॉलिटिकल रिसर्च, आप कोई भी चीज़ है उसको आप उसकी स्टडी करते हैं, उसकी इंक्वायरी और उसका एनालिसिस करते हैं पॉलिटिकल रिसर्च में। ठीक है, अब इसमें ये जो पहले था कन्फाइंड थी विद द बाउंड्रीज ऑफ द डिसिप्लिन। पहले पॉलिटिकल साइंस में जो रिसर्च कंडक्ट की जाती थी ये उन्हीं में ही कन्फाइंड थी, उसी के हिसाब से ये स्टडी करते थे ना, जो फिलासफर्स थे या जो थिंकर्स थे। लेकिन बिहेवियरल अप्रोच ने क्या किया, इसने एज ए होल लिया चीज़ों को। इसने जो एक इसको लिमिटेड किया गया था, उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए इसको पॉलिटिकल साइंस किया गया था, उससे हट के इसने इसको एक्सपेंड किया। जो इसके साथ साथ इसने डिफरेंट टेक्निक्स जो अदर सोशल साइंसेज हैं उनको भी बारो किया। कोई भी पॉलिटिकल रिसर्च कंडक्ट करने के लिए इसने क्या किया, डिफरेंट सोशल साइंसेज की जो टेक्निक्स हैं रिसर्च कंडक्ट करने की, उसको भी इसने बारो किया, ताकि फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है और हाइपोथेसिस जो अपना बनाते हैं उसकी में उनको एक हेल्प आउट कर सके। इसके अलावा रिसर्च मेथडोलॉजी आपकी है। रिसर्च मेथडोलॉजी सोशल साइंसेज में एक सब्जेक्ट है। जिस तरह से हम कह दें कि पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन का फर्दर सब्जेक्ट आता है रिसर्च मेथडोलॉजी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको रिसर्च मेथडोलॉजी एज ए सब्जेक्ट एक पढ़ाया जाता है कि रिसर्च कंडक्ट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो इसमें हम जो पॉलिटिकल साइंस है आपका 5 ईयर का जो सिलेबस स्केच किया गया, इसमें हम सिर्फ उसको टच करेंगे, उसकी नो हाउ के लिए आपको बताया जाएगा तो कि रिसर्च मेथडोलॉजी
है क्या। अच्छा, रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या है, बिहेवियरलिस्ट जो थे इन्होंने क्या किया, ह्यूमन फीलिंग्स को, एस्पिरेशंस को और उसके ट्रेंड्स जो हैं उनके जो होता है अप्रेज करने के लिए, उनको इवेलुएट करने के लिए, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या करना है, उनको अप्रेज करने के लिए, उनकी इवैल्यूएशन के लिए क्या किया, उनकी फीलिंग्स को, उनकी एस्पिरेशंस को और उनको स्टडी किया, उनके ट्रेंड्स को स्टडी किया। इसके अलावा जो आपकी फैक्ट फाइंडिंग है, जो आपको पॉलिटिक्स में आपको इशू को स्टडी करो, उसकी फैक्ट फाइंडिंग में भी ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आप अपनाते हो एक अहम किरदार अदा करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप क्वांटिटेटिव मेथड अपनाते हो, क्वालिटेटिव अपनाते हो, डाटा कलेक्शन आप किस तरह का करते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, इसने जो डिफरेंट टेक्निक्स और जो डिवाइस की मेथड्स इसमें इंट्रोड्यूस की बिहेवियरिस्ट को, इनको इसी चीज़ का क्रेडिट जाता है कि पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने नई टेक्निक्स और नए सर्वेज और नई किस्म की इन्होंने जो है इनोवेशन की पॉलिटिकल साइंस के बिहेवियरिस्ट ने। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके अगर हम प्रिंसिपल्स के ऊपर आएँ, प्रिंसिपल्स में क्या है, प्रिंसिपल्स में ये कि फैक्ट्स एंड एविडेंस कैन बी ट्रेस्ड एंड प्रेजेंटेड इन कंपाइल्ड फॉर्म। कोई भी आप फैक्ट ट्रेस करते हैं, जो आपने जो कुछ भी आपने किया है किसी रिसर्च के ऊपर, अपने जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो चीज़ भी आपने इकट्ठी की है उसको कंपाइल करेंगे एक कंपाइल्ड फॉर्म में और कंपाइल करके उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो आपने एविडेंस कंपाइल किए हैं उसको एग्जामिन करते हैं इन लाइट ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। जो भी एविडेंस आपने कंपाइल किए होते हैं उसको पॉलिटिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंगली आप उसको क्या करते हैं, आप उसका एग्जामिन करते हैं। हाइपोथेसिस वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं ड्रा किया जा सकता विदाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। जो भी हाइपोथेसिस मफरूज़ा आप बनाते हैं वो कोई भी ऐसे ड्रा नहीं कर सकता जब तक कि आप जो उनका ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स है और उसकी अकरेंसेस हैं, जो उस इवेंट्स को अकर हुआ, जो उस इवेंट्स को जो वकूफ़ पज़ीर हुआ, और साथ साथ जो उसकी ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैक्ट्स है उसको जब तक फैक्ट्स को आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आप हाइपोथेसिस ड्रा नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, जो है इसकी वो इम्पैक्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ इन एसेंशियल ऑफ द पर्पज़ ऑफ फैक्ट फाइंडिंग। अच्छा, मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं आपकी, वो आपको क्या करती हैं, इसेंशियल हैं, बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं इन क्या फैक्ट फाइंडिंग के पर्पज़ में, आपके लिए वो अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बिहेवियरलिस्ट अप्रोच की। बिहेवियरलिस्ट अप्रोच की इंपॉर्टेंस ये है कि इसने एक आपको नए टेक्निक्स दी, नया एक इनोवेशन लेके आई रिसर्च कंडक्ट करने में। इसने अदर सोशल साइंसेज के जो डिसिप्लिन्स हैं उनसे डिफरेंट टेक्निक्स बारो की। ठीक है, तो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है डिफरेंट जो टू साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। ये इसकी इंपॉर्टेंस है आपने इसकी बिहेवियरलिस्ट अप्रोच की, कि इसका जो मेन फोकस होता है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर था, जो कन्फाइंड था टोटली वोटर्स के ऊपर था। इसके साथ साथ क्या हुआ, उन बिहेवियरलिस्ट अप्रोच ने जो आफ्टर 19 पहले बिफोर 1960 इसका फोकस मेन जो था वो इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर था, और 1960 के बाद इसका बिहेवियर क्या हुआ, उन्होंने इसके जो इसमें मॉडर्न जिसको बिहेवियरिस्ट कह लेते हैं, उन्होंने क्या किया कि इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर के ऊपर फोकस किया। इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर के जो है उनका क्या बिहेवियर होता है, उनका क्या एटीट्यूड होता है स्पेसिफिक एस्पेक्ट में, स्पेसिफिक सिनेरियो में, या जो उनको एक जिस भी पॉलिटिकल इशू को वो से उनका इंटरेक्शन होता है या जिनको काउंटर करते हैं तो उसमें उनका क्या रोल होता है, उनकी क्या एटीट्यूड बिहेवियर होता है, किस बिहेवियर अप्रोच के हिसाब से वो उसको डील करते हैं। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, बहुत शॉर्ट टॉपिक था, सिस्टम अप्रोच और बिहेवियर अप्रोच, इसको हमने टच किया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं और आपके उस इशू को, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।